Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 29 to 30 अप्रैल एंड 1 to 2 में। ये सब पूरा 4 दिन का न्यूज़पेपर मैंने एक ही बार कवर कर दिया है क्योंकि कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, छोटी छोटी दो दो तीन तीन न्यूज़ हैं, तो वो मैंने सब एक जगह कंपाइल कर दी। देखते चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। ये हमारा नया कोर्स लॉन्च हो चुका है RM 2021। इसमें पूरी आपको पेपर 1 पेपर 2 सारी जानकारी मिलेगी। इसमें कोई भी आपका टॉपिक छूटा नहीं जाएगा। पूरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का कंप्लीट कोर्स है, फुल कोर्स है। आप चाहें तो जो आप बच्चा चाहता है, जैसे मेरे पे बहुत सारे DM आ रहे थे कि सर आप फुल कोर्स हम नहीं लेना चाहते, हम केवल पेपर 1 के लिए लेना चाहते हैं, हम या पेपर 2 के लिए लेना चाहते हैं। सेपरेट कोर्स भी हमारे आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है स्टडी फंडा, वहाँ पे जाके बहुत एंड्रॉयड iOS में अवेलेबल है, तो वहाँ जाके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं जिसको जो चीज़ चाहिए। और ज़्यादा इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर सीधे व्हाट्सअप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये और थी कि मेरे पे इतने सारे DM आ रहे कि सर फीस थोड़ा कम कर लीजिए, तो मैंने भी सर से बात करी। एक्चुअली मैं तो टीचर हूँ, जिनका चैनल है उन्होंने ही कोर्स डिज़ाइन करा है, तो प्रवीण सर से मैंने बात करी तो उन्होंने कोर्स की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है। आप जब भी कोर्स बाय करें कोई भी, तो आप मेरा कोड डाल दीजिएगा शिवम 10। तो जो भी कोर्स है, कोई भी कोर्स बाय करिए। पहले तो ये हो रहा था कि सर केवल सर बोले कि केवल फुल कोर्स पे ही लगा देते हैं। मैंने कही नहीं नहीं, बच्चों को थोड़ा सा और दे दीजिए, अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो सबको परेशानी रहती है। तो आप ये कोड लगाइएगा शिवम 10 और कोई भी कोर्स लीजिए, आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑल कोर्स पे मैंने अप्लाई करवा दिया, ये पहले किसी पे भी नहीं था। तो कोई भी कोर्स लीजिए और मैं तो आपको बोलूँगा कि आप ये फुल कोर्स ले लीजिए। रीज़न बीइंग, देखिए 2-3 रीज़न है। मैं आज से कोई प्रचार मैं करता नहीं हूँ, आपको पता है, लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि अभी पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। सिंपल बात ये है, क्योंकि अभी तो कोरोना चल रहा है, तो ये कोर्स आपके पास हमेशा रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक ये कोर्स पूरा रहेगा और इसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं। ऐसी कोई ज़्यादा फीस भी नहीं, फिर भी आप ही के ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है। फिर भी जो भी कोर्स आप बाय करना चाहें उस पर आप ये कोड अप्लाई करिएगा शिवम 10, तो आपको 10% का उस पर डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और ये अभी हमारा लेटेस्ट कोर्स है, ये एक सर खुद पढ़ाएंगे, प्रवीण सैनी सर, स्टडी फंडा का। ये केवल मैप के लिए। मैप में आपको पता है कि आप अगर CAPF अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो कम से कम 3 से 4 सवाल जो है मैप बेस्ड होते हैं। भले वो आपसे डेजर्ट पूछ लेता है, भले वो आपसे लेक पूछ लेता है, भले वो आपसे कंट्री पूछ लेता है, या आपसे कोस्ट पूछ लेता है। तो ये सारा जितना भी है इसमें, ये सारा इस मैपिंग में कंप्लीट होगा। इसकी फीस देख लीजिए आप कितनी रखी है। अब आप इतना अगर आप बाहर जाएंगे ना, एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता है 149 का, या 149 का एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा ही आएगा। तो एक पिज़्ज़ा आप जितना खाते हैं ना, उतने में हमने कॉस्ट रख दी है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इसमें कुछ प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, ये केवल आपके लिए है कि आपको थोड़ा इससे फ़ायदा मिले। ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, देखिए इस बार सीट कम है, तो केवल मेरे को जहाँ तक लग रहा है केवल उन्हीं का एडमिशन, देखिए पढ़ते सब हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो कट ऑफ मान के चलिए, कि 120 प्लस जाती है अगर फर्स्ट पेपर में, तो 100 नंबर तक तो जो पढ़ने, जैसे मान के चलिए 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, तो 100 नंबर तो करीबन 35 से 40 बच्चे 100 नंबर लेके आएंगे। लेकिन ये कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि इनके 20 से 25 मार्क्स कम रह जाते हैं। लेकिन कट ऑफ क्लियर केवल 5 से 10 बच्चे वही कर पाएंगे जो एक्स्ट्रा कुछ तैयारी कर रहे होंगे। भाई लक्ष्मीकांत हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई NCERT पढ़ रहा है, हर कोई क्या कहते हैं, जो आपकी स्पेक्ट्रम है वो पढ़ रहा है, हर कोई करंट अफेयर पढ़ रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ये मैपिंग। तो ऐसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, तभी आपका कुछ चांस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो आप चाहें तो आप ये ले सकते हैं, और आप कोड याद रखिएगा शिवम 10, उससे आपको 10% डिस्काउंट सब जगह मिलता रहेगा। आगे चलते हैं। सेंटर नोटिफाइज एक्ट गिविंग मोर पावर टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये पहले भी एक ये नया बिल लेके आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, जैसे हम बोलते हैं GNCTD बिल था, अब ये एक्ट बन चुका है। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये है, मेरे को वैसे ये बिल, मैं सही बताऊं तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ इस बिल से, लेकिन अब ये लोग लाएं तो कुछ नहीं कह सकते। ये है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें ये बोला गया कि हम ज़्यादा पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे। हम जो मैक्सिमम पावर जो वहाँ के जो CM है उसको ना देके हम ज़्यादा पावर गवर्नर को देना चाह रहे हैं। तो इन्होंने इस एक्ट में यहाँ तक लिख डाला है कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है उस फ्रेज को चेंज करके लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दीजिए। तो इतना कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल पास कर दिया। अपने काम का क्या है, अपने काम का याद रखना है। जो दिल्ली है वो पहले UT कैसे बना है, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बना है, और किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो 239 AA इसके अंदर ये आता है, ठीक है। ये थोड़ी मोटी मोटी बात हो गई। ये जो नया बिल है इसके बारे में मैंने बता दिया। अब क्या डिफरेंसेस हैं वो और मैं बता देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा, बाई चांस आपको पेपर 2 में कहीं इसका यूज़ आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
बता रहा हूँ व्हाट द बिल प्रपोजेस। बिल क्या बोलता है? बिल ये कहता है जहां जहां गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहां वहां हम लेफ्टिनेंट गवर्नर लिख देंगे। देखिए सबसे पहली बात। फिर जो डे टू डे बिजनेस है उसमें कोई रूल्स नहीं बना सकते। रूल्स और कमिटी मेड बिफोर द न्यू अमेंडमेंट कम्स इनटू फोर्स शैल बी वॉइड बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ओपिनियन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी ऑब्टेन्ड बाय अ जनरल और अ स्पेशल ऑर्डर। भले कोई भी आपको एक्शन लेना है, कैसा भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है। एग्जीक्यूटिव एक्शन क्या होता है? किसी को ट्रांसफर करना है, किसी को हायर करना है, किसी को कुछ करना है, तो उसमें आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास राइट है कि वो किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है। तो ये सारी आपको पता है। देखिए अब ज्यादा पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलनी है। आप सबको पता है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। ये मोटा भाई और ये हमारे केजरीवाल सर, तो दोनों अपना अपना देख रहे हैं। आर्टिकल 239 से लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर। हाँ ये बात सही है कि ये जो केजरीवाल जी हैं ये एकदम एकदम लॉ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 239 में क्लियर लिखा हुआ है कि केवल 3 चीज को छोड़ के, कौन कौन सी 3 चीजें? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। इन 3 चीज को छोड़ के सारे फैसले जो हैं वो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेने चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या भाई? केजरीवाल ऐसे तो नहीं है कि इन्हें किसी ने अपॉइंट करा, इन्हें इलेक्टेड लीडर हैं। तो इन 3 चीजों को छोड़ के, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ के बाकी सारे डिसीजन तो केजरीवाल सर को लेने चाहिए। ऐसा आर्टिकल 239 में बोला है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि ज्यादा पावर जो है वो इन्हीं के पास है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा? ये देखिए लिख भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2018 रिकॉग्नाइज असेंबली राइट एंड सेड यूनियन हैज एक्सक्लूसिव पावर ओनली इन 3 इश्यूज। तो ये क्लियर लिखा है कि यूनियन के पास केवल 3 ही चीजों में पावर है, बाकी सारी पावर केजरीवाल जी के पास है। सुप्रीम कोर्ट सेड लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड वर्क विद एड एंड एडवाइस। ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर तो है ही नहीं। जो पावर मिलती है वो तो इन्हीं के थ्रू उन्हें मिलती है ना। तो ये थोड़ा डिफरेंसेस है, लेकिन अब उन्होंने एक्ट बना दिया तो अब कुछ कर नहीं सकते। ज्यादा पावर तो अब इन्हीं के पास आ गई। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं ये बिल इसलिए गलत है, रीजन भी एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करता है, फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल लिखा है उनको भी वायलेट करता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है पावर उसी के पास होनी चाहिए। भली दिल्ली एक यूटी है तो यूटी है तो फिर भी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पे उसका अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी चीजों में आपको उसका अधिकार देना चाहिए। रीजन कि ये चुने हुए सीएम है, ना कि अपॉइंट सीएम है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, वो तो अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है। एक सवाल ये बनता है कि दिल्ली के सीएम को अपॉइंट कौन करता है? दिल्ली के सीएम को याद रखिएगा, बहुत बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका आंसर टिक कर देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गलत है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जैसे नॉर्मल अगर किसी स्टेट का सीएम होता है तो उसे तो गवर्नर करता है, लेकिन दिल्ली के जो सीएम है वो एक यूटी है दिल्ली, इसलिए उनके सीएम को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है। ये एक सवाल बन जाता है। तो ये पूरी न्यूज थी। हम आगे अब सेकंड न्यूज की तरफ चलते हैं। एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस द साइलेंट थ्रेट। तो बस मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाना चाह रहा हूँ, कहीं कहीं आ जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हमारी जो वैक्सीन ले रहे हैं हम लोग, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा कि ये जो हमारा कोविड-19 है इतना म्यूटेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। तो इससे क्या हो रहा है कि जो वैक्सीन हमारे अंदर जा रही है वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा उससे। क्या मतलब कि जैसे मान के चलिए आपको हल्का सा फीवर हुआ और आपने एक दवाई खा ली, फिर आपको हल्का सा एकदम फीवर हुआ, फिर आपने एक दवाई खा ली। तो जब आपको इतनी दवाई आप पहले से खा ली हो तो अब ये फीवर समझ गया कि मैं थोड़ा बहुत कुछ होता है तो आप यही दवाई दे देते हो, तो ये रेजिस्ट करने लग जाएगा। फिर फीवर होगा आपको, और अगर आप फिर वही दवाई खाएंगे तो उससे आपका फीवर नहीं उतरेगा। इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि आपने इतना जो माइक्रोबियल है, जो अंदर फंगस है, जो अंदर वायरस है, आपने उसको इतना पहले ही बता दिया है कि जब भी आप आओगे तो हम यही दवाई आपको देंगे, तो उससे रेजिस्टेंस कर देता है। जिसका सिंपल एग्जांपल है मच्छर। आप पहले क्या था कि कछुआ छाप से भी भागते थे, लेकिन फिर उनको रेजिस्टेंस हो गया, फिर वो कछुआ छाप से भी नहीं भागते हैं। फिर गुड नाइट आई तो भागने शुरू हुए, लेकिन अब वो गुड नाइट की स्मेल से भी नहीं भागते हैं। तो उन क्या हो गया? वो एक रेजिस्टेंस हो गया, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया। ये सिंपल एग्जांपल है। तो ये AMR का मतलब मैं समझा रहा था बस। यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि जो वायरस है वो रेजिस्टेंस हो सकता है, तो इसको हमें जल्दी जल्दी सबको लगा देना चाहिए। इसमें और कुछ नहीं लिखा है। आगे चलते हैं। 2 डाई ऑफ शॉक ऑफ अर्थक्वेक इन आसाम। तो अर्थक्वेक आया था आसाम में, भूकंप जिसे हम बोलते हैं। जापान में भी आया, तो दोनों जगह भूकंप आया। तो इसमें आप पूरा आपको ज्योग्राफी में जो आपका अच्छे से दे रखा है, फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा अच्छे से एक अर्थक्वेक और वॉल्केनो का एक अच्छे से चैप्टर है, तो प्लीज़ जाके रीड करिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं यहाँ अब आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको केवल 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं मैक्सिमम। सबसे पहले वो पूछ लेता है फोकस क्या है। फोकस क्या है? जहाँ से एनर्जी निकलती है, जो एकदम अंदर होता है, डाउन द अर्थ। इसे हम हाइपोसेंटर भी बोल देते हैं कभी कभी। जहां से एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द अर्थ, उसे हम बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। दोनों वर्ड हैं, एक ही है काम है इनका। फिर जो इसके एकदम ऊपर, जैसी ये एनर्जी ऊपर जमीन पे आती है, इसको बोलते हैं एपिसेंटर।
अगर कोई भी एनर्जी इनसाइड द अर्थ रिलीज होगी तो उसे बोलेंगे फोकस या हाइपोसेंटर। जब वो एनर्जी रिलीज होकर लैंड पे आ जाती है तो उसको बोलते हैं एपीसेंटर। तो ये दो वर्ड का मतलब आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक ये पूछ लेता है कि मैग्नीट्यूड हम किस स्केल पे निकालते, किस स्केल से नापते हैं और इंटेंसिटी किस स्केल से नापते हैं। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड जो है उसके लिए हम रिचर स्केल का यूज करते हैं। रिचर स्केल, कितनी तीव्रता, मैग्नीट्यूड का मतलब है तीव्रता का, जो अर्थक्वेक है वो कितना तीव्रता। तो ये इसका मतलब है मैग्नीट्यूड रिचर स्केल, ये 0 से 10 के बीच में होता है स्केल जो होता है। फिर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब उसने कितना डिस्ट्रक्शन करा, उसने कितनी तबाही मचाई, कितना इंटेंसिटी का था, वो किससे नापते हैं, तो मरकाली स्केल बोलते हैं, मरकाली स्केल। याद रखिएगा इसका 1 से 12 के बीच की रेंज होती है, ये रेंज है 0 से 10 नापता है, 1 से 12 नापता है। तो याद रखिएगा ये जो होता है मैग्नीट्यूड स्केल, ये है इंटेंसिटी स्केल। सिंपल बात है, मैग्नीट्यूड रिचर स्केल, इंटेंसिटी मरकाली स्केल, ये दोनों चीज़ हो गई। फिर आपको जो अभी जो पढ़ना है वो याद रखिएगा। देखिए जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि अर्थक्वेक जब डेवलप होता है तो कुछ वेव्स डेवलप होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स भी जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव, ये याद रखिएगा दो तरह की होती हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी जो है वो पास हो जाती है सॉलिड लिक्विड गैस से, कौन सी पास नहीं होती, कौन सी सॉलिड में ही रह जाती है। तो ये आपको सब डिटेल में याद होना चाहिए आपके। और कितने टाइप के वॉल्केनो होते हैं, जैसे एक वो अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं, एक जैसे वॉल्केनो अर्थक्वेक होता है, एक ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है, एक जो होता है जो हम माइनिंग करते हैं, एक माइनिंग अर्थक्वेक होता है। तो करीबन 5 तरीके के अर्थक्वेक होते हैं। आपका एकदम डिटेल में ज्योग्राफी की 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़िएगा। एक इसमें क्या पढ़ना है कि जो इंडिया में 4 जोन है, 4 सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन जहां पे मतलब अर्थक्वेक पाया जाता है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप जाइएगा जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है या नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, वहां रिंग ऑफ फायर डेवलप होती है, रिंग ऑफ फायर होती है, कहाँ का अर्थक्वेक आते हैं, कहाँ का कन्वर्जेंट जोन बढ़ता है, कहाँ का डाइवर्जेंट जोन बनता है। तो ये आप अच्छे से मैप में जाके देखिएगा। ये पूरा एक अच्छा चैप्टर है और पूरी क्लास है करीबन 1 घंटे की। मैं अभी करंट अफेयर के सेक्शन में इसको नहीं इंक्लूड कर सकता, नहीं तो 1 घंटे की केवल ये क्लास हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अर्थक्वेक आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, ये जो मैंने इतनी चीज़ें एक्सप्लेन शॉर्ट करा है, इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको मैं किसी दिन न्यू इंक्लूड कर लूँगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। जोमेटो फाइल्स पेपर फॉर इतना करोड़ आईपीओ। आईपीओ क्या है, जोमेटो ने फाइल करा इतना करोड़ ने आईपीओ चाहिए। आईपीओ कुछ नहीं होता, आईपीओ की फुल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। मैं बहुत बार बता चुका हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए अगर आप मेरे से जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है वो ये समझ गया होगा कि मैक्सिमम न्यूज जो है वो रिपीट होती रहती है, तो बस आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है, फिर तो आपको बस रिवीजन अपने आप यही होता रहेगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई नहीं होता, जब भी कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में लाने की कोशिश करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। जब भी कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम शेयर को अलॉट करती है किसी न्यू पर्सन को ही अलॉट करेगी, क्योंकि पहली बार ही कंपनी शेयर ला रही है। तो जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर लाती है और वो अलॉट करती है किसी नए पर्सन को, उसे हम बोलते हैं आईपीओ। और अगर जैसे मान के चलिए आईपीओ ने इशू कर दिया, अब इसके बाद वही कंपनी, मान के जोमेटो का आईपीओ इशू होगा, उसके बाद जोमेटो दोबारा अगर अपने शेयर लाना चाहती है तो उसको हम बोलते हैं राइट इशूज या एफपीओ, दोनों चीज बोल देते हैं, राइट इशूज या एफपीओ। अगर पहली बार हम ले आए शेयर्स को, इसके बाद अगर कंपनी दोबारा अपने शेयर्स लाती है, दोबारा जो उनके शेयर होल्डर हैं उनको वो देती है कि आप ये दोबारा से और शेयर ले लीजिए, तो उसको हम बोलते हैं राइट इशूज या एफपीओ। एफपीओ को बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, मैंने आईपीओ के बारे में बता दिया। फिर हम चलते हैं इस पे, एफपीआई लाइकली टू विड्रॉ ₹3.4 बिलियन इन शॉर्ट टर्म। तो एफपीआई क्या होता है, जो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक का पार्ट है, इसमें कुछ नहीं होता, 2 अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो ऐसी तरह के 2 अकाउंट होते हैं। फिर इसमें भी 2 हो जाते हैं, एक एफडीआई होता है, एक एफआईआई होता है। एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई क्या होता है, फॉरेन, इसे ही एफआईआई को हम एफपीआई बोल देते हैं। इसको एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई और एफआईआई में बहुत बड़ा डिफरेंस बता चुका हूँ। एफडीआई में क्या होता है कि अगर कोई भी कंपनी, इसमें दोनों में यही होता है कि बाहर से कंपनियां जो लोग हैं वो पैसा डालते हैं। एफडीआई में क्या होता है कि जो बाहर से पैसा आएगा वो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आएगा या किसी चीज़ के लिए आएगा, पर्टिकुलर चीज़ के लिए आएगा, और यहाँ पे उससे क्या होगा, एफडीआई में जो पैसा होता है उससे जॉब्स बढ़ती हैं। और एफडीआई का पैसे को आप एक साथ नहीं निकाल सकते। अब मान के चलिए कोई कंपनी है, एप्पल की कंपनी है, उसने अपना एफडीआई के थ्रू पैसा जो
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली में लगा दिया। तो अब अगर वो एप्पल जाना चाहे इंडिया को छोड़ के तो एकदम तो जा नहीं सकती, क्योंकि उसका पूरा प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। लेकिन एफआईआई में क्या होता है, बाहर के लोग, बाहर की कंपनी यहाँ के सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या होता है, जहाँ स्टॉक मार्केट होता है, जहाँ म्यूचुअल फंड होता है, इसमें सीधे अपना पैसा लगाने लग जाती हैं। और जैसे ही उन्हें लगता है कि इंडिया की हालत खराब है तो तुरंत इस पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। तो वही बात हो रहा है, जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ रहा है वैसे वैसे एफपीआई को लोग निकालना शुरू कर रहे हैं। इसीलिए हम एफडीआई को अच्छा मानते हैं, एफआईआई और एफपीआई को अच्छा नहीं मानते। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एफडीआई और एफपीआई या एफआईआई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, हॉट मनी बोलते हैं या ओवरनाइट मनी बोलते हैं। ओवरनाइट मनी, ये दोनों इसी का नाम है। क्यों? क्योंकि जब भी इंडिया में कुछ होता है, हलचल भरी झूठी खबर भी फैलेगी ना, तो ये लोग क्या करते हैं, रातों रात पैसा यहाँ से उड़ा ले जाते हैं। लेकिन एफडीआई में आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ अपना फिजिकली कुछ फॉर्म में लगाया हुआ है, तो यहाँ एफडीआई में आप दोबारा पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन एफआईआई में ये होता है कि जैसी कुछ हलचल होती है सारा पैसा लोग निकालने लग जाते हैं। इसीलिए एफआईआई या एफपीआई को अच्छा नहीं माना गया है, एफडीआई को लोग अच्छा मानते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट 10% से ज्यादा होता है तो एफडीआई में जाता है, उससे कम होता है तो एफआईआई में जाता है। सिंपल एक और डिफरेंस है। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ थी जो मैंने कवर कर दी एफपीआई के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्ली टू एग्जाम कोविड ड्रग्स ऑक्सीजन फ्रॉम जीएसटी। तो अभी ऐसी रिक्वेस्ट की गई है कि आप एग्जाम कर दीजिए कोविड ड्रग्स को और ऑक्सीजन को फ्रॉम जीएसटी। किसको बोला गया? जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल कैसे? 279A के तहत इसका गठन हुआ है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा, जो जीएसटी काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। तो तीनों चीज याद रखिएगा। जीएसटी काउंसिल जो है 279A कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। इसको हेड कौन करता है? तो यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर हेड करते हैं, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं, वो इनको हेड करेंगी। अदर मेंबर स्टेट के होते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो होता है किसी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, मेंबर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसमें वोटिंग स्ट्रेंथ किसको मिली है? तो वोटिंग स्ट्रेंथ जो है वो स्टेट के पास ज्यादा है, सेंटर के पास कम है। या सेंटर के पास केवल 1/3 वोट है, स्टेट के पास 2/3 वोट है। और डिसीजन जब भी लिया जाएगा जब 75% सपोर्ट होगा 100 में से, तब। याद रखिएगा, ये क्यों गई थी? ताकि हमारे यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो बना रहे, इसीलिए इसका जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ था। ये क्वार्टरली मीटिंग करती रहती है। तो ये पूरा जो था, इसमें याद रखिएगा वोटिंग शेयर किस किस का, याद रखिएगा ज्यादा जो है वो स्टेट का है, सेंटर का कम है। तो ये पूरी जो न्यूज़ थी इसके रिलेटेड है, और इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जो है, हाँ चलिए आज सवाल पूछ लेता हूँ, जवाब तो आप देते नहीं है, फिर मैं पूछ लेता हूँ। जो जीएसटी किस किस पर नहीं लगता है, जीएसटी से क्या क्या एग्जम्प्टेड है, ऐसा पूछ सकते हैं। जीएसटी किस किस चीज़ों पर नहीं लगता, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो जीएसटी किस किस चीज़ पर नहीं लगता है, जीएसटी किस किस चीज़ों के लिए एग्जम्प्टेड है, तो ये बताना। आगे चलते हैं। यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट ब्रिंग क्रिटिकल सप्लाईज टू न्यू दिल्ली। तो यूएस से हमारे क्रिटिकल सप्लाईज आ रही है न्यू दिल्ली के लिए। बस याद रखना है किस मिशन के तहत आ रही है, तो यूएस एड, इसके तहत ये आ रहा है। बस आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। चाइना टू सपोर्ट प्रोक्योरिंग। आप ये देखिए, चाइना वाले तो पीछे पड़ गए कि आप हमसे सामान ले लीजिए। अब इनको हम क्या बोलें, चाइनीज से शकल के। तो अब ये एकदम ही बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने सबको फैलाया और ये बोल रहे हैं कि आप मदद ले लीजिए। यहाँ तक कि जो ये तो एक दिन पुरानी न्यूज़ है, अगले दिन की ये न्यूज़ आई है कि जो शिंजो आबे बोल रहा हूँ, जिनपिंग है, वो सीधे मोदी जी को मैसेज कर रहे हैं कि आप हमसे सप्लाई लीजिए। तो ये कुछ नहीं, बकवास न्यूज़ है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी अच्छी न्यूज़ है। आगे चलते हैं। चाइना लॉन्चेस की मॉड्यूल फॉर इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। इतना लोग मर रहे हैं पर ये अपना चालू है। तो अभी क्या है कि चाइना ने लॉन्च करा अपने परमानेंट स्टेशन के लिए की मॉड्यूल। तो बस इसका नाम याद रखना है, तिन्हे, पता नहीं क्या है, कैसे इसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तिन्हे, या इसी को बोलते हैं हम। इसकी इंग्लिश को, ये तो चाइनीज नेम है, इसका इंग्लिश नेम है हेवनली हारमनी। याद रखिएगा, तिन्हे और द हेवनली हारमनी मॉड्यूल। इसको लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? एक मॉड्यूल है ताकि इनका मिशन है कि हम आदमियों को स्पेस स्टेशन में भेज सकें। अभी जो स्पेस स्टेशन जो हमारा IS है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारा ऊपर है, वहाँ वो जो है वो किसी एक देश का नहीं है, वो मिलके 3-4 देशों ने, नासा ने, रशिया ने, चाइना ने, यूरोप ने, इन सब ने मिलके इस स्टेशन को बनाया था। लेकिन अब जैसे रशिया वाले भी अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, चाइना वाले भी बना रहे हैं। तो बस आपको याद रखना है, तिहाने जो है मॉड्यूल का है, चाइना का की मॉड्यूल है, तिहाने की मॉड्यूल है, ताकि वो परमानेंट स्पेस स्टेशन को बना सकें। तो बस चेक करने के लिए बनाया गया। तो इसका नाम याद रखना है, तिन्हे और हेवनली हारमनी, ये इसका नाम है। और जो इनका स्पेस स्टॉप अ लॉन्च मार्च 5B रॉकेट, इस मार्च 5B रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया। वो मार्च तो अरे सॉरी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, इससे लॉन्च किया गया। और किस आइलैंड से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। जो बस तिहाने ही पूछ सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं।
अब ये नई स्कीम है जो, ये पहली चीज़ तो याद रखना है 1 मई जो है वो लेबर डे है, सबसे पहली चीज़ तो याद रखनी है 1 मई जो है वो लेबर डे, 1 मई की न्यूज़ है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये एक नई स्कीम शुरू कर दी है चिरंजीवी। याद रखिएगा, आपसे यही पूछा जाएगा कि चिरंजीवी किस स्टेट ने लॉन्च करी है, तो राजस्थान ने लॉन्च करी है। इसका कुछ बस ये इंपॉर्टेंट है कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी और सारा प्रीमियम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन करेगी। तो याद रखिएगा चिरंजीवी जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। किस किस को मिलेगी, तो जो भी जो क्या कहते हैं सेंसस में SECC 2011 के सेंसस में उन सबको मिलेगी, मतलब वहाँ के सारे लोगों को मिलेगी। इसका जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो एक ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइज ऑफ फैमिली एंड इनकम लिमिट। ये सब लोगों के लिए है कि कोई भी कितनी बड़ी फैमिली हो, कुछ भी हो, तो सबको मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक्सपेंस इंक्लूड करेगा 5 दिन एडमिट होने का और 15 दिन, जैसे आप 6वें दिन हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे तो 15 दिन के बाद डिस्चार्ज का भी, तो टोटल 20 दिन का खर्चा ये उठाएगा, सारा पैसा यही खर्च करेंगे। 5-5 लाख का इंश्योरेंस ये लोग दे रहे हैं। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दी। बस आपको इतना डिटेल में वैसे पूछा नहीं जाएगा, राजस्थान PSC का पेपर नहीं है, ये हमारा UPSC का पेपर है, तो पूछेगा तो मैं बस इतना ही पूछ सकता है। राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये तो ठीक बात है, राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम को चालू कर रही है। तो बस ये चिरंजीवी आपको याद रखना है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। डू नॉट क्लैम्प डाउन ऑन सिटीजन SOS कॉल विया सोशल मीडिया, सुप्रीम कोर्ट। तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी कर रही थी कि जो भी लोग अपने परिजनों के लिए उपचार के लिए, जो भी जैसे क्या होता है कि बहुत जगह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बहुत जगह दवाई नहीं आ रही, तो लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी मिल रहा है, किसी तरह उन लोगों को अच्छी सप्लाई मिल सके ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की। भाई ज़रूरत में तो हर इंसान खूब हाथ पैर मारता है। तो क्या करा कि गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और ये बोल दिया कि ये सब सही नहीं है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने एकदम अच्छे तरह से लताड़ दिया। ये बोल दिया SOS कॉल्स विया सोशल, डू नॉट क्लैम्प डाउन, सिटीजन्स को आप मना नहीं कर सकते। कोर्ट ऑन स्टेट ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, अगर आप ऐसा करेंगे तो स्टेट ऑफ जो कंटेम्प्ट नहीं, स्टेट बोल रही थी कंटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं माना जाएगा, याद रखेंगे। तो अगर कोई भी किसी को भी जरूरत है तो पूरा फ़ायदा उठाएगा। भाई इतना बुरा टाइम है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, चंद्रचूड़ सर हैं जस्टिस, ये बहुत अच्छे जस्टिस है, मतलब इनके बहुत सारे अच्छे जजमेंट है जो हम सुन चुके हैं। said free flow of information in the 1970 famine enabled the government to take, जो 1970 का फेमाइन आया था उसमें क्या हुआ था कि अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा था, तो उसको हमने अच्छे से डील कर लिया। ऐसी एक 1918 का पेंडेमिक आया था, उसमें इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से जा नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से जो पेंडेमिक था उसके बहुत ज़्यादा डिजास्टर हमें इफेक्ट मिले थे। तो ये सिंपल बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी को भी रोका नहीं जाएगा, जो चाहे अपने परिजनों को बचाने के लिए अच्छे से इन्फॉर्मेशन का फ्लो कर सकता है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। डिमांड फॉर मनरेगा वर्क स्पाइस, जैसे जैसे आपको पता है लोग जो है वो शहर को छोड़ के अपने अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं, जिससे क्या हुआ है बहुत लोगों की जॉब भी चली गई है। तो अब क्या हुआ है कि आपको पता है जैसे ही होगा तो MG नरेगा का वर्क जो है स्पाइक हो गया। MG नरेगा क्या है? MG नरेगा एक्ट 2005 के थ्रू इसका गठन हुआ था। ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं इनकम जनरेट करने वाली स्कीम है, सबको एम्प्लॉयमेंट देती है, याद रखेंगे। और ये जो एम्प्लॉयमेंट देती है बस याद रखेगा रूरल पीपल, मतलब रूरल एरिया में ही जो है वो ये काम प्रोवाइड कराती है, याद रखेंगे। रूरल एरिया में ही ये काम प्रोवाइड कराती है, अनऑर्गेनाइज काम प्रोवाइड कराती है, भली मैन हो भली वोमेन हो, कोई भी इसमें जाके अपने लिए 100 दिन का मैक्सिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट ले सकता है इन 1 ईयर। 365 दिन में कोई भी इंसान मैक्सिमम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट ले सकता है अंडर MG नरेगा। इससे जानने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोरबजी पासेस अवे, तो इनका निधन हो गया, तो रेस्ट इन पीस इनको। तो ये हमारे जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, ही रिसीव द पद्म विभूषण। तो हम थोड़ा अटॉर्नी जनरल के बारे में जान लेते हैं। ऑलरेडी CAPF में सवाल पूछा जा चुका है, तो आपको बस याद रखना है आर्टिकल कौन सा है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है इंडिया के, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है कि इन्हें प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी रिमूव कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ है AGI होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। तो ये कभी भी प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और ये जो एलिजिबल होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी एलिजिबिलिटी होती है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है कितने टर्म के लिए और कैसे कैसे इनको रिमूव किया जाएगा, मतलब कितने साल के लिए रहेंगे और कैसे इनको रिमूव किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा ही नहीं है। ये अपने आप से रिजाइन दे सकते हैं। और ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जितने भी केस होते हैं, तो सबको डिफेंड यही करते हैं, ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सबसे इंपॉर्टेंट बात,
फिर इनके पास राइट है कि जितनी भी जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें भाग ले सकते हैं। याद रखिएगा, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते। जैसे भी कोई बिल आता है, कोई एक्ट आता है, कोई मोशन आता है तो उस पर वोट नहीं कर सकते, विदाउट राइट टू वोट। लेकिन इनको सारी पावर मिली हुई है, सारी जो इम्यूनिटी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है और सारी इम्यूनिटी इनको मिली हुई है, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ये पूछा था यही, ही कैन प्रैक्टिस आउटसाइड। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे केसेस को देखते हैं, लेकिन ये अपने पर्सनल केसेस को भी हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के वकील हैं तो केवल गवर्नमेंट के केस लड़ेंगे। ये चाहें तो ये फुल टाइम काउंसिल है, ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है, ये चाहें तो अपने पर्सनल केसेस को भी लड़ सकते हैं। एजी इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ये तो नहीं होता है, आर्टिकल 76 डज नॉट मेंशन। सो हाँ, तो जो आर्टिकल 76 है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल, जो अटॉर्नी जनरल के नीचे 4 सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताता है। तो एक सवाल ये भी बनता है, सॉलिसिटर जनरल का कहीं मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है? तो याद रखिएगा नहीं है, सॉलिसिटर जनरल का मेंशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, केवल अटॉर्नी जनरल का है। तो ये पूरी न्यूज़ थी जो मैंने आपको अटॉर्नी जनरल अच्छे से आपको बता दिया है। तो ये हमारे को जो नोट्स हैं उसी का पार्ट है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप अगर लेते हैं हमारा नोट्स तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे सबसे अच्छे, तो आपको एक पर्सनल टचअप भी मिलेगा, तो आप चाहें तो उसको बाय कर सकते हैं। मेरा कोड याद रखिएगा, शिवम10। जो भी कोड्स आप बाय करें तो उस पर आप इस कोड को भरपूर यूज़ करिए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट ऑर्डर सेंटर टू इंक्लूड रेमडेसिविर इन शेड्यूल्ड ड्रग्स लिस्ट रेगुलेट प्राइसिंग। तो अभी क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जो रेमडेसिविर, आपको पता है सबसे ज़्यादा शॉर्टेज इसी की पड़ रही है, कि इसे शेड्यूल्ड ड्रग्स में रख दो। तो शेड्यूल्ड ड्रग आपको याद रखना है किस एक्ट के थ्रू बनता है। शेड्यूल्ड ड्रग जो बनता है वो ड्रग्स, याद रखेंगे, बस एक यही सवाल बनता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये 1940 या 42 का है, मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं ध्यान है। इस एक्ट के तहत ये बोला गया है शेड्यूल ड्रग लिस्ट। शेड्यूल ड्रग कोई ड्रग होते हैं जो केवल प्रिस्क्रिप्शन पे मिलते हैं और उनका जो रेट है वो गवर्नमेंट तय करती है। तो और इसका जो, जैसे आप किसी मेडिकल के स्टोर पे जाएंगे तो आपको शेड्यूल ड्रग मतलब ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन तभी मिलेगा जब आप अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन दिखाएंगे, और जो दुकानदार है उसको इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, किस आदमी को लगेगी, क्या पेशेंट का नाम है, क्या दिन है, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल ड्रग। इसका जो पैसा है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जो ड्रग्स एंड कंट्रोलर जो है डीसी, जो ड्रग्स एंड कंट्रोलर जो एक्ट होता है उसके तहत डिसाइड की जाती है। तो ऐसी बात कर रही है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस मेडिसिन को भी इंक्लूड कर दीजिए ताकि इसकी प्राइस को रेगुलेट किया जा सके। क्यों, क्या हो रहा है आज के टाइम पे कि रेमडेसिविर इतनी महंगी हो चुकी है, एक एक इंजेक्शन 50-50 हज़ार का मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं इतनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। अब भाई लोग इंसान की जान बचाने के लिए तो सब कुछ हर कोई करता ही है, तो अब क्या करें, लेकिन लोग अपना ईमान बेच के ऐसा काम करते हैं। बताइए 50,000 में कौन, मतलब इतना आप प्रॉफिट किसी के मरने से कमाओगे, कह नहीं सकते। अब इतनी बुरी स्थिति हो गई, इंसानियत ही नहीं बची लोगों में। एक तो रेमडेसिविर और एक खासकर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर, ब्लैंक सिलेंडर, खाली सिलेंडर 25,000 का मिल रहा है। ये बुरी हालत। नॉर्मल इंसान कैसे ही कुछ अफोर्ड कर पाएगा। गवर्नमेंट तो आपको पता है कितना अच्छा हमें दे रही है सुविधाएं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रेजेस कंसर्न ओवर वैक्सीन प्राइसिंग। तो यही है सुप्रीम, अभी पुरानी न्यूज़ भी यही है कि वैक्सीन की प्राइसिंग को समझ में नहीं आ रहा है इतनी। कोई सेंटर बोल रहा है कि हमें 150 रुपये में मिलेगी, स्टेट वाले बोल रहे हैं कि हमें 300 रुपये में दे रहे हो, हमें 400 रुपये में दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप इसका कंपलसरी लाइसेंसिंग क्यों नहीं कर देते हो। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है पैसों की कैसे होना है, तो यहाँ आप क्या करिए, सेक्शन 92 ऑफ पेटेंट एक्ट, और आप इसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दीजिए। कंपलसरी लाइसेंसिंग डायरेक्ट पूछा जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउ करती है गवर्नमेंट को टू लाइसेंस थर्ड पार्टी। मान के चलिए जैसे आज जो कोविड शील्ड है वो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, तो ये इसके पास इसका लाइसेंस है कोविड शील्ड बनाने का। लेकिन अगर सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग का यूज़ करती है तो किसी और कंपनी को भी बोल सकती है कि आप, हमने एक्स कंपनी, हमने इसको बोल दिया कि आप भी कोविड शील्ड बनाने लगी, हम आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग अलाउज गवर्नमेंट टू लाइसेंस थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी को बोल देती है पेटेंट के अलावा कि आप बढ़िया से बनाइए। ये कब कर सकते हैं, आफ्टर 3 years फ्रॉम डेट ऑफ सीलिंग ऑफ पेमेंट। लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग हम तभी कर सकते हैं जब पुराने पेटेंट को 3 साल हो चुके हों। तो इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे और इसके बाद हम चाहे सरकार तो कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रेज करा है कंसर्न। तो अब जो होगा मैं बता दूं, कंपलसरी लाइसेंसिंग था तो मैंने आपको इसके बारे में छोटी सी जानकारी दे दी। आगे चलते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एसडीआरएफ रिलीज्ड। एसडीआरएफ क्या होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ये किस एक्ट के थ्रू बना है, तो एक ही एक्ट है, याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके तहत ही एसडीआरएफ का गठन हुआ है। एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, ये एक तरीके का पब्लिक फंड है, याद रखिएगा, एक तरह का पब्लिक फंड है, वो भी पब्लिक फंड में भी रिजर्व फंड है।
रिजर्व फंड है, और 75% जो कंट्रीब्यूट करता है एसडीआरएफ में वो सेंटर करता है फॉर स्टेट्स, और 90% सेंटर पैसा खर्च करता है एसडीआरएफ में फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, और यूटीज के लिए करीबन 90% सेंटर पैसा देता है इन एसडीआरएफ, और बाकी स्टेटों के लिए 75% सेंटर पैसा देता है इन एसडीआरएफ। 3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटिजेंसी फंड, एक पब्लिक फंड। इन तीनों के आर्टिकल यहाँ लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। लेकिन पब्लिक फंड से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल यही चीज बताना चाह रहा था कि लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से आपको पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कंटिजेंसी फंड से आपको पैसा निकालना है तो आपको बाद में परमिशन लेनी पड़ेगी। आप पैसा ले लो, उसके बाद आप परमिशन ले लेना। लेकिन पब्लिक फंड में अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर खुद से अपने आप से पैसा निकाल सकता है। तो बस आपको मैंने 3 चीज पढ़ाने के लिए न्यूज को कवर करा। एसडीआरएफ याद रखिएगा एक तरह का पब्लिक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड नहीं है। तो सरकार जब चाहे इससे पैसा निकाल सकती है। इससे पैसा निकालने के लिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं। यूएस क्लियर सेल, बस आपको नाम याद रखना है, P8I, ये पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इंडिया को ये बात हो गई है कि इंडिया को ये सेल करेगा, कौन करेगा? यूएस करेगा। बस एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, इसका नाम याद रखिएगा P8I, जो एक पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है। हम किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। सप्लाई ऑक्सीजन फॉर केस कंटेम्प्ट हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने अच्छे खासा लताड़ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि दिल्ली में आपको पता है केजरीवाल, अब पता है पहले केजरीवाल बोलते हैं, अब मेरे को केजरीवाल सर बोलना पड़ता है क्योंकि अब मेरे को रेस्पेक्ट उनके प्रति मेरे को मतलब अंदर से आ रही है। रीज़न भी कि आपने देखा होगा न्यूज़ को, तो हम जो अपनी मीडिया उसको तो छोड़ देते हैं। ऐसा लग रहा है केवल सारे केस दिल्ली में ही है और कहीं नहीं है। हर कोई केवल एक ही इंसान पकड़ रहा है, केजरीवाल कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन इस चीज़ को हाई कोर्ट समझा और हाई कोर्ट ने अच्छे से लताड़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए उसने क्या लिखा है। हाँ, अब मैं आपको पढ़ ही देता हूँ। देखिए जो लिखा है, यू ये वाला जो पैराग्राफ है पूरा हाई कोर्ट बोला है, यू द सेंटर मेड एन एलोकेशन, यू फुलफिल इट, डू यू मीन वी विल शट आवर आइज टू पीपल डाइंग इन दिल्ली? इनफ इज इनफ नाउ। हु इज आस्किंग फॉर अ ग्राम मोर ऑफ ऑक्सीजन देन इज एलोकेटेड? जितना एलोकेट आपने करा है कम से कम आप उतनी ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करवाइए। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी भाई? अगर उनसे नहीं हो रहा, आपने एक तो उनसे जो राइट है वो भी छीन लिए हैं और आप फिर दिल्ली गवर्नमेंट को ही बोल रहे हो कि आप ऑक्सीजन दो, ये दो, वो दो। तो भाई दिल्ली गवर्नमेंट एक यूटी है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो सप्लाई ऑक्सीजन करिए, नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैं आपको पढ़ाने के लिए मैंने ये न्यूज़ कवर करी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो 1971 एक एक्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक एक्ट है, उसके थ्रू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो लगता है उसके लिए आर्टिकल है 129, जिसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है। हाई कोर्ट भी लगा सकता है अंडर आर्टिकल 215, इसमें कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की गई है। 2 आर्टिकल हैं जिनसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों तरीके का होता है, सिविल भी होता है, क्रिमिनल भी होता है। सिविल क्या होता है? जब आप कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और आपने उसकी बात नहीं मानी तो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कह देते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट कोर्ट क्या होता है कि अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं चलने दी, या आपने कोर्ट को गालियां दी हैं, कोर्ट के आपने कुछ मैलिशियस एक्टिविटी करी है, तो कोर्ट आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। इसमें आपको जेल भी हो सकती है। सिविल कंटेम्प्ट में भी आपको जेल होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसमें फाइन होता है। तो 2 तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल, क्रिमिनल। हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है और कौन सा एक्ट है, ये तीनों चीज मैंने आपको अच्छे से बता दी, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। ऐसा यही प्लान टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन एब्रोड, तो ये आधार पूना वाला वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं। तो अब ये अपनी फैमिली के साथ लंदन या यूके जैसे हम बोलते हैं उधर चले गए हैं। रीज़न बीइंग कि ये बोल रहे हैं, यूके में जाके इन्होंने टाइम्स में इंटरव्यू दिया, वहाँ ये बोला कि इंडिया के में बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और वो मेरे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप हमें वैक्सीन दीजिए, इसलिए मेरे को अपनी वहाँ जान का मतलब जो भी है, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि मुझे जान का खतरा था या जो भी है, कि मैं ऐसी हार्श कंडीशन में काम नहीं कर सकता, दवा में काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये अपने बच्चे बीवी के साथ सीधे लंदन की तरफ इन्होंने प्रस्थान कर लिया और दवाई अब वहीं से बन के आएगी। क्या होने वाला पता नहीं। अब इनको यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं मानता हूँ कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसीलिए सरकार ने इन्हें वाइस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी थी। लेकिन अब इनके पर्सनल रीजन जो भी हैं, तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मेरे को वैसे कवर करनी नहीं चाहिए थी पर मैंने बता दिया। हर कोई इंसान अपनी तरफ इसको इंटरप्रेट कर सकता है। आगे चलते हैं। हाँ, कोविशील्ड याद रखना है। कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, ऑक्सफोर्ड जेनेका की दवाई थी, ऑक्सफोर्ड जेनेका इन सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रही है कोविशील्ड। आगे चलते हैं।
ये नया स्नेक मिला है, याद रखिएगा, एक वुड स्नेक है, वुड स्नेक है जो हेर्पेटोलॉजिस्ट दीपक वीरप्पन के नाम पे रखा गया है। इसका नेम याद रखेंगे, इसका नाम दीपिकी रखा गया है, साइलोफेस दीपिकी। ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वुड स्नेक है जिन्हें जो एक हेर्पेटोलॉजिस्ट थे उनके नाम पे रखा गया है, दीपक वीरप्पन के नाम पे। ये कहाँ पाया गया है? ये तमिलनाडु में पाया गया है, या जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ये यहाँ पाया गया है। तो आपको बस ये याद रखना है, इसका दीपकी का नाम याद रखना है, कहाँ पाया गया है ये याद रखना है, वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु में ये पाया गया, और इससे ज़्यादा याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, ये हमारा वही मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आ गया। अभी हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म चल रहे थे, तो हमने किस किस को कवर कर लिया है? एक तो राजा राम मोहन रॉय को कवर कर लिया है, ब्रह्मो समाज, आत्म समाज। अच्छा हाँ, राजा राम मोहन रॉय में मेरे को एक चीज़ ध्यान आई कि हमने कुछ चीज़ मिस कर दी है, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। उसमें मैंने 2-3 आपको अभी चीज़ें रह गई हैं क्योंकि वो मेरे उस नोट्स में नहीं थी। एक तो आदि ब्रह्मो समाज हमें पढ़ना है, उसमें एक हमें साधारण ब्रह्मो समाज पढ़ना है कि उसके फाउंडर कौन थे, वो क्या क्या करता था, थोड़ा सा है, 1 मिनट का पार्ट है, मैं समझा दूंगा। फिर उसके बाद हमने आर्य समाज के बारे में पढ़ा था कि किसने शुद्धि मूवमेंट शुरू करा, काउ मूवमेंट शुरू करा, और मूल शंकर उनका नाम था, कौन कर्मा को मानता था, कौन आत्मा में विश्वास रखता था, हमने अच्छे से बताया था। उसके बाद हम विवेकानंद जी को पढ़े थे, दयानंद सरस्वती जी को पढ़े थे, तो हम ये पूरा पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद जो हमारे नए सोशल रिफॉर्मर आए हैं वो है हमारे सैयद अहमद खान। इन्होंने ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी थी, याद रखेंगे, जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं। रिफॉर्मिंग मुस्लिम सोसाइटी, ये भी एक याद रखिएगा, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। रिफॉर्मिस्ट क्या है? जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं उसको चेंज करने की जो प्रक्रिया है वो रिफॉर्मिस्ट है। लेकिन जो आर्य समाज था, आर्य समाज जो हमने पढ़े हैं वो रिफॉर्मिस्ट नहीं था, वो रिवाइवलिस्ट था। जो उनकी पुरानी परंपराएं हैं वो उन्हीं को मानना चाह रहे थे। तो ये डिफरेंस होता है रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट में। सैयद अहमद खान का जो मूवमेंट है वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है। ये चाहते थे कि जो भी गैप है मुस्लिम के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में उसको फुल किया जाए। ये क्रिटिसाइज करते थे उलेमास को क्रिटिसाइज करते थे। ही बिलीव ओनली इन कुरान, ये केवल कुरान में मानते थे, और जितनी अदर बुक्स हैं, हदीत जिन्हें बोलते हैं, वो सारी सेकेंडरी बुक्स हैं। ये ठीक लग रहा है, ये ऐसा मानते थे भाई। ही बिलीव ओनली इन कुरान, अदर्स लाइक हदीत वर सेकेंडरी। इनका ऐसा मानना था कि कुरान ही सर्वोपरि है, बाकी जितनी हदीत हैं वो सब सेकेंडरी हैं। ठीक बात है। क्रिटिसाइज पर्दा एंड पॉलीगैमी, ये पर्दा और पॉलीगैमी को नहीं मानते थे, क्रिटिसाइज करते थे। ये विडो रीमैरिज, भाई कोई भी सोशल रिफॉर्मर है वो केवल अच्छी बातें ही बोला है, हर कोई सोशल रिफॉर्म, इसीलिए आज हम उन्हें हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उन्होंने धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के सारी बात अच्छी करी है। इन्होंने क्रिटिसाइज करा पर्दा सिस्टम को, पॉलीगैमी को, इन्होंने अलाउ करा विडो रीमैरिज को। इनका सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इनकी जर्नल का नाम, जो इन्होंने एक जर्नल लिखी थी उसका नाम है तहदीब उल अहलक। याद रखिएगा, ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा, बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो मैंने एक ही जगह आपको लिख दिया है, जर्नल का नाम तहदीब उल अहलक। इन्होंने प्रमोट करा था कम्युनलिज्म को, और इनकी एक एसोसिएशन थी, इसका नाम भी पूछा जा चुका है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। तो ये इन्होंने ही इसका गठन करा था। तो ये पूरी सैयद अहमद खान के बारे में आपको न्यूज़ एक ही जगह मिल गई कि इन्होंने क्या बोला था, कौन सी जर्नल है, कौन सी पार्टी है, सब कौन सा कॉलेज। ठीक है, तो आप अपने लेक्चर नोट को अच्छे से बनाइए। आगे चलते हैं हम। थियोसफिकल सोसाइटी, या थियोसफिकल सोसाइटी से तो मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, अगर सोशल रिफॉर्मर से सवाल पूछता है तो मैक्सिमम चांस होता है या तो राजा राम मोहन रॉय की तरफ जाएगा या वो थियोसफिकल सोसाइटी पे जाएगा, इन दोनों के बीच में ही पूछता है। तो इसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, सब यही में सब कंफ्यूज कर देते हैं। थियोसफिकल सोसाइटी किसने बनाई है? तो सब एनी बेसेंट को टिक करते हैं। याद रखिएगा, थियोसफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने नहीं बनाया है। थियोसफिकल सोसाइटी को HP ब्लास्की एंड HS ऑलकोट ने, वो भी न्यूयॉर्क में बनाया था। याद रखिएगा किसने बनाया, वो न्यूयॉर्क में बनाया। ये इंस्पायर्ड हुए थे बाय हिंदू रिलीजन से इंस्पायर्ड हुए थे। इनका हेडक्वार्टर जो था वो चेन्नई में था। एनी बेसेंट ने बाद में इस मूवमेंट को ज्वाइन करा था। याद रखिएगा, थियोसफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने नहीं बनाया, वो किसी और ने बनाया। एनी बेसेंट ने केवल बाद में इसे ज्वाइन करा था। ये एथीस्ट बन गई थी। एथीस्ट उन्हें बोलते हैं जो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं। तो एनी बेसेंट जो है वो एक एथीस्ट थी। इन्होंने हिंदू स्कूल शुरू करा था बनारस में। याद रखिएगा, मैं आपको जब राजा राम मोहन रॉय पढ़ा रहा था तो मैंने आपको हिंदू कॉलेज बताया था कि हिंदू कॉलेज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हैरे के साथ मिलके बनाया था। ठीक है, हिंदू कॉलेज अलग है, जो राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हैरे के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन हिंदू स्कूल जो है वो बनारस में, वो एनी बेसेंट ने बनाया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट फॉर कांग्रेस एट 1917। तो पहली वुमेन जो प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की एट 1917 ऑफ कैलकाटा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
सॉरी, चार्ज लगा रहा था, चार्ज रह गया, बंद हो जाता नहीं तो। हाँ, थियोसफिकल सोसाइटी, हम कहाँ पहुंच गए थे? पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की 1917 एट कैलकाटा। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, ये भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? 1917 में कैलकाटा की। और ये और पूछते हैं पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन कौन थी? पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। याद रखिएगा, या तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछे तो एनी बेसेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट पूछा आईएनसी की तो वो सरोजनी नायडू जी हैं। ये बिलीव करती थी इन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। सोल जो है, आत्मा जो है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, इस पर बिलीव करती थी। ये क्रिटिसाइज करती थी कास्ट सिस्टम को, कलर सिस्टम को, जेंडर को, जो भी इनको नहीं मानते उनको सबको क्रिटिसाइज करती थी। इक्वालिटी की भावना रखती थी। प्रेज इंडियन हिस्ट्री को ये प्रेज करती थी। तो पूरा थियोसफिकल सोसाइटी के बारे में मैंने बता दिया। तो आज आपके सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट आज आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो इसके फीचर्स क्या थे रिफॉर्म मूवमेंट के, कि क्रिटिसाइज करते थे सुपरस्टिशन को, जो भी अंधविश्वास में बात रखते थे उन सबको क्रिटिसाइज करते थे। इलिटरेसी ऑफ वुमेन इज अ रियल कॉज ऑफ डिक्लाइन इन इंडिया, ये तो बात सही है कि इलिटरेसी, जो एकदम माता बहनें जो नहीं पढ़ती हैं, वो रियल कॉज है डिक्लाइन का इंडिया का। मूवमेंट वॉज इवोल्यूशनरी रादर एंड रिवॉल्यूशनरी, इसमें इवोल्यूशन की ज्यादा बात हुई है कि ये चेंज होना चाहिए, रिवॉल्यूशन की बात नहीं हुई है। दे हैज ओनली नैरो बेस ओनली टू एजुकेट क्लास। जितने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है उनका उद्देश्य ये कभी भी नहीं था कि हम देश को आजाद कराएं। उनका उद्देश्य केवल ये था कि जो भी यहाँ गलत चीजें चल रही हैं उसको हम सही कर सकें। इसीलिए इसका नैरो बेस था। एक ही चीज थी कि आज ज्यादा से ज्यादा हम सबको एजुकेट करें। ओवर ग्लोरीफाई द अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन पास्ट, सबने एक ही चीज करी कि हमारा इंडिया देश इतना महान देश है, सबने इसको ओवर ग्लोरीफाई कर दिया। तो ये कुछ कुछ फीचर्स थे रिफॉर्म मूवमेंट के। तो आज आपका पूरा रिफॉर्म सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो कंप्लीट होता है। जो और अलग अलग मूवमेंट्स हैं, मैं एक तो क्या है, मेरे नोट जो हैं वो अलग अलग हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आपके पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो मेरे को पता है कैसे कवर करानी है, तो मैंने अपने एकदम लाइन वाइज नोट्स हैं वही मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इससे भी अच्छा जो हमारे पेड कोर्स हैं उनमें मैंने और डिटेल में आपको समझाया है, इससे ज़्यादा आपको और अच्छा मिलेगा। तो जो भी चाहें तो आप हमारे बाय कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, मुझे फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। एंड जो भी आप कोर्स लें उस पर आप शिवम 10 हमारा आप डालिएगा तो आपको 10% का ऑफ हो जाएगा इन एवरी कोर्स। तो याद रखिएगा 10% का ऑफ आपको इस कोर्स से मिल सकता है। तो जहां भी रेफरल कोड है आप वहाँ ये चिपका दीजिए और लीजिए आपको जिनको अच्छा लगे। एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंड ऑन टेलीग्राम इंस्टाग्राम सो यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। आज का सवाल ये है कि एग्जाम्ड GST किस किस चीज़ों के लिए हुआ है, किस किस चीज़ों के लिए हमने GST को एग्जाम्ड करा। सो टेक केयर, अपना घर में रहिए, पढ़ते रहिए, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए। सो साइनिंग ऑफ टुडे, टेक केयर, बाय बाय।